हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल गुरुकुल अंजेगिरी पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रियल गैस, यानी कि हिंदी में हम उसको बोलते हैं वास्तविक गैस। रियल गैस आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में, और आपको हम बता दें कि इसके पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था आइडियल गैस के बारे में। बीएससी फर्स्ट ईयर का इसके पहले का जो चैप्टर है वो है आइडियल गैस, जिसको हमने एक लेक्चर में इसके पहले वाले में खत्म कर दिया है। ठीक है, आइडियल गैस को। तो आज का हमारा टॉपिक है रियल गैस। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रियल गैस जो होता है, आपको हमने इसके पहले आइडियल गैस का डेफिनेशन क्या बताया था। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। मैंने आइडियल गैस का डेफिनेशन क्या बताया था, आप लोगों को शायद याद होगा कि वो गैसें जो बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पालन करती हैं किसी भी ताप और किसी भी दाब पर। ठीक है, जो गैसें किसी भी ताप अथवा दाब पर बायल और चार्ल्स के नियम का पालन करती हैं उनको हम आइडियल गैस बोलते हैं। तो ठीक इसी का अपोजिट, जो गैसें बायल्स और चार्ल्स के नियम का पालन नहीं करती हैं उन्हें रियल गैस कहते हैं, उन्हें वास्तविक गैस कहते हैं। सिंपल सी डिफिनेशन है, जो बायल तथा चार्ल्स के नियम का पालन ना करें वही हमारी आइडियल वास्तविक यानी रियल गैस हो जाती है। ठीक, आप लोग जानते होंगे कि एक आइडियल गैस का इक्वेशन PV = nRT होता है। एक आइडियल गैस का इक्वेशन PV = nRT होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन एक रियल गैस का इक्वेशन ये नहीं होता है। रियल गैस का इक्वेशन ये नहीं होता है, चूंकि आइडियल गैस और रियल गैस में डिफरेंस है। देखिए, आइडियल गैस का जो इक्वेशन हम बनाते हैं उसमें दो तीन चीजों को एजम्पशन करते हैं, दो चीजों का एजम्पशन करते हैं। जैसे जो हम दो चीजों का एजम्पशन करते हैं, मतलब दो चीजों को मान लेते हैं। वो दो चीजें हैं क्या? पहली चीज तो हम मान लेते हैं कि देयर इज नो फोर्स एमंग गैस मॉलिक्यूल, मतलब कि गैस के अणुओं के बीच जो फोर्स काम करता है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, उसको हम मानते नहीं है कि कोई फोर्स काम करता ही नहीं है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। वास्तव में जो गैस के अणु होते हैं उनके बीच वांडरवाल्स फोर्स वर्क करता है, उनके बीच वांडरवाल्स फोर्स काम करता है। और दूसरी चीज जो हम एजम्पशन करते हैं वो है कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल निग्लिजिबल, मतलब कि हम गैस के अणु के किसी एक अणु का मॉलिक्यूल जो है उसको निगलेक्ट कर देते हैं, मानते हैं कि पूरे वॉल्यूम की तुलना में ये बहुत कम है, इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब हमको रियल कंडीशन में ये दोनों चीजों को मानना पड़ेगा, इन दोनों चीजों को छोड़ना पड़ेगा। अब हमको अणुओं के बीच बल को अब हमको लेना पड़ेगा कि बल काम करता है, तब इक्वेशन क्या होगी। जब हम अणु का वॉल्यूम लेंगे, निगलेक्ट नहीं करेंगे, तब उसका इक्वेशन क्या होगा। तो वो जो इक्वेशन निकल कर आएगी उसको हम बोलेंगे रियल गैस का इक्वेशन। ठीक, तो जो रियल गैस का इक्वेशन आता है उसको बोलते हैं वांडरवाल्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं? वांडरवाल्स इक्वेशन। तो चलिए अब हम वांडरवाल्स इक्वेशन की तरफ चलते हैं। अब हम दोनों चीजों को मानते हैं कि ये चीजें वास्तव में हैं। जैसे दो अणुओं के बीच जो बल काम करता है अब हम उसको भी लेंगे, और एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को भी अब हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, कैसी इक्वेशन आती है। देखिए, पहले हम मानते थे कि जो प्रेशर है गैस के एक एक अणु द्वारा लगाए गए प्रेशर के योग को हम प्रेशर लेते थे यहाँ पर। लेकिन जब हम अणुओं के बीच लगने वाले बल को मानेंगे तो देखिए क्या होगा। जैसे कि ये अणु दीवार से टकराने वाला है, ये अणु दीवार से टकराने वाला है, जो दीवार के समीप अणु हैं उन पर उसके पहले वाले अणु जो है वो फोर्स लगाएंगे, जो बीच में अणु है, और उनको अपनी तरफ खींचेंगे। क्या करेंगे? खींचेंगे इनको अपनी तरफ, मतलब दीवार के समीप जो अणु हैं उनको खींचेंगे। जब हम बल मानेंगे तो खींचेंगे, तो जब खींचेंगे यानी कि आइडियल सिचुएशन में जो ये गैस इस पर दाब लगा रहा था, अब वो दाब उससे कुछ कम दाब लगाएगा, क्योंकि इस पर एक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। यानी कि चूंकि इधर तो कोई अणु है नहीं गैस के, इधर गैस का कोई अणु है नहीं दीवार के बाहर की उसको भी खींचे तो और तेजी से लगे, अंदर ही दीवार के अणु हैं। ठीक, तो इस अणु पर अंदर वाले अणु फोर्स लगाते हैं जिससे इसको कुछ ना कुछ खींचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि खींच लेते हैं इसको अपनी तरफ, कुछ ना कुछ खींचते हैं जिससे ये इस पर जो बल लगाता है वो रियल सिचुएशन में कुछ कम हो जाता है, रियल सिचुएशन में कुछ कम हो जाता है। तो रियल को हम मान लेते हैं क्या? पी रियल PR से दिखा देते हैं और आइडियल को दिखा देते हैं PI से।
तो रियल सिचुएशन में कुछ कम हो जाता है, यानी आइडियल सिचुएशन में प्रेशर ज्यादा होता है। आइडियल सिचुएशन में प्रेशर ज्यादा होता है। तो रियल सिचुएशन में प्रेशर क्या होगा? देखिए रियल सिचुएशन में प्रेशर जो होगा पी आई से कुछ कम होगा, माइनस कुछ होगा, हम कुछ को मान लेते हैं क्या, एक्स मान लेते हैं कि वो यक्स होगा। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जो ये यक्स है ये किस चीज पर डिपेंड कर रहा है। यक्स किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, ध्यान से देखिए। देखिए यक्स का मान किस पर डिपेंड करेगा? जब इसमें अणु ज्यादा होंगे, अणु ज्यादा होंगे जब, ठीक है, अणु ज्यादा होंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक, समझ में आ रही है कि नहीं बात? अणु ज्यादा होंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा, मतलब कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है यक्स की वैल्यू। किस पर? अणुओं की संख्या पर, यानी कि इसमें गैस के घनत्व पर निर्भर करता है। किस पर? गैस के घनत्व पर। जितनी गैस ज्यादा होगी, घनत्व ज्यादा होगा, उतना ही प्रेशर कम होता जाएगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। यानी कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? घनत्व, यानी कि n अपान भी, आयतन में अणुओं की संख्या का घनत्व, n अपान भी। ठीक, इतनी चीज समझ में आई। अब ये n अपान भी जो है, n अपान भी को एक बार और लिखा जाएगा। क्यों? n अपान भी को एक बार और लिखा जाएगा, या फिर स्क्वायर हम बोल सकते हैं कि इसका स्क्वायर किया जाएगा। ऐसा क्यों? ध्यान से देखिए, जब हम गैस का घनत्व बढ़ाएंगे अंदर, तो दीवार के समीप रहने वाले अणुओं की संख्या में भी तो बढ़ेगी, अणुओं की संख्या यहां पर भी तो बढ़ेगी, यानी प्रेशर कुछ बढ़ेगा भी तो। इसलिए हम एक n अपान भी और लेते हैं, तो यानी n अपान भी का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा? देखिए x जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इक्वल टू करेंगे, तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, और ये n अपान भी का स्क्वायर ऐसे बना रहेगा। यानी पी आर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? पी आर इज इक्वल टू पी आई माइनस ए एन अपान भी का स्क्वायर। ये आ गया पी आर की वैल्यू। ठीक, अब देखिए आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रेशर और आयतन पर ही तो प्रभाव पड़ना है। ठीक है, आर कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, उस पे दोनों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब देखिए वॉल्यूम पर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब हम मॉलिक्यूल का भी वॉल्यूम कंसीडर करेंगे तब क्या होगा। ध्यान से देखिए, पहले जो वॉल्यूम था उसमें हम अणुओं के वॉल्यूम को कंसीडर नहीं करते थे, मतलब कि अणुओं का जो वॉल्यूम होता है इसको हम निग्लेक्ट कर देते थे, इसको हम मानते नहीं थे। टोटल का पूरा इसका पूरे गैस का वॉल्यूम लिया जाता था। ठीक, लेकिन जब हम इसका वॉल्यूम लेंगे, इसके भी वॉल्यूम को मानेंगे, तो वॉल्यूम कुछ ज्यादा हो जाएगा, होगा कि नहीं? कुछ ज्यादा हो जाएगा, मतलब रियल कंडीशन में वॉल्यूम जो होगा वो आइडियल कंडीशन से कुछ ज्यादा हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं कि y ज्यादा होगा। अब ये y की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? तो देखिए जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे वॉल्यूम उतना ही तो बढ़ेगा, मतलब कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n के। ठीक, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n के, यानी y इज इक्वल टू एक कांस्टेंट b आ गया n के, यानी भी आर की वैल्यू क्या आ गई? हम इसको कहां लिख देते हैं? यहां पर। क्या? भी आर की वैल्यू क्या आ गई? भी आई प्लस बी एन। ठीक है, ये दो कंडीशन हमारे सामने आ गई, एक पी आर और एक भी आर, दो चीजें चेंज हो गई। अब देखिए आइडियल सिचुएशन में हम इसको यहां पर फिर से लिख देते हैं। देखिए यहां पर ध्यान से समझेंगे क्या कि देखिए भी आर इक्वल टू आया है भी आई प्लस बी एन, और पी आर इक्वल टू आया है पी आई माइनस ए एन स्क्वायर अपान भी स्क्वायर। देखिए अब हम देखिए आइडियल इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है? पी भी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक, ये आइडियल होता है प्रेशर, ये आइडियल भी आई होता है। तो हम यहां से आइडियल प्रेशर और आइडियल वॉल्यूम की मान वैल्यू निकाल के हम यहां पर रख देते हैं, तो हमारे रियल गैस की इक्वेशन आ जाएगी। तो आइडियल गैस का वॉल्यूम यहां से देखिए क्या हो जाएगा? भी आई इक्वल टू भी आर माइनस बी एन, पी आई इक्वल टू पी आर, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन भी स्क्वायर। यहां पर रख देते हैं वैल्यू। तो पी आई क्या है? पी आर प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन भी स्क्वायर। ठीक, और भी क्या है? भी आर माइनस बी एन इज इक्वल टू एन आर टी। ये आ गई हमारी रियल गैस की इक्वेशन। क्या आ गई? रियल गैस की इक्वेशन, जिसे हम वान डर वाल्स इक्वेशन भी बोलते हैं। वान डर वाल्स इक्वेशन भी बोलते हैं इसको हम। इतनी चीज समझ में आ गई हो आपको अगर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वान डर वाल्स इक्वेशन में जो पी आर वगैरह लिखे हैं, चूंकि ये आइडियल सिचुएशन में प्रेशर है, आइडियल सिचुएशन में वी आर है, मतलब कि क्या है?
आइडियल रियल सिचुएशन में प्रेशर है ये, और रियल सिचुएशन में ये वॉल्यूम है। तो इसको हम सीधा का सीधा P लिख देते हैं और इसको V लिख देते हैं, ठीक है। PR और VR लिखने का कोई मेन मतलब नहीं है, तो हम दिखाने के लिए R लिख रहे थे, तो इसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं P प्लस AN/V का स्क्वायर V माइनस BN इज इक्वल टू nRT। ये आ गया हमारा इक्वेशन रियल गैस का, जिसको हम वांडर वाल्स इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब हम आपको 3 क्रिटिकल कांस्टेंट के बारे में बताते हैं। यहां पर आपके सामने 3 क्रिटिकल कांस्टेंट लिखे गए हैं। गैस के, किसी गैस के 3 क्रिटिकल कांस्टेंट होते हैं, किसी रियल गैस के, और तीनों क्रिटिकल कांस्टेंट आपके सामने हैं। एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, एक क्रिटिकल प्रेशर होता है, और तीसरा जो होता है क्रिटिकल वॉल्यूम होता है। तो तीनों के फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। ये आपको पूछे भी जाते हैं आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर किसी भी क्वेश्चन में ये आपसे पूछे जा सकते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम आपसे पूछा जाता है। ये फार्मूले आप लोग तीनों के तीनों ध्यान में रखेंगे। आश्चर्य की बात तो ये है कि इसमें रिलेशन भी पूछे जाते हैं। टीसी में पूछ लेगा क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल वॉल्यूम में रिलेशन बताइए, हो गई बवाल। तुरंत के तुरंत आप क्या करेंगे, क्या पूछा, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल वॉल्यूम में रिलेशन। क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल वॉल्यूम में रिलेशन क्या होगा, तो देखिए TC इक्वल टू क्या है 8A/27 BR। तो हमको 3B यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से ले आना है, तो क्या करेंगे हम 8A/9 इंटू 3B कर देंगे, इंटू 3BR। तो यहाँ 3B के जगह पे क्या लिख देंगे, VC लिख देंगे, यानी TC इज इक्वल टू 8A/9 VCR। ये हो गया रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। तो ये 3 चीजें आप लोग याद रखेंगे, ये पूछी जाती हैं और इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। अब जब तीसरी चीज हमारे सामने आती है क्या, रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये जो टॉपिक है हमारा रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, इससे कहते क्या है इसको, रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट मतलब अवस्था का, समानित अवस्था का समीकरण, इसका हिंदी मतलब समानित अवस्था का समीकरण। तो ये समीकरण कैसे निकाला जाता है, तो आपको हम बता दें कि जो रियल गैस की इक्वेशन होती है, जो रियल गैस की इक्वेशन होती है, उसमें अगर आप रियल प्रेशर और रियल वॉल्यूम के जगह पर क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर का यूज कर देंगे, तो जो इक्वेशन निकल कर आएगी वो क्या हो जाएगी, हमारी रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, समानित अवस्था का समीकरण आ जाएगा। कैसे, देखिए इक्वेशन ऑफ रियल गैस क्या होती है, रियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, P माइनस P प्लस AN/V का होल स्क्वायर, V क्या होता है, V माइनस BN इज इक्वल टू nRT। तो यही आपको P की जगह पर क्या रख देना है, क्रिटिकल प्रेशर हमने आपको क्या बताया, यहां आप देख सकते हैं ऊपर, यहां P की जगह पर आपको ये रख देना है, ठीक। यहां T की जगह पे आपको ये रख देना है, यहां यहां V की जगह पे आपको ये रख देना है। कैसे, अब कैसे रखना है आप ये भी ध्यान में रखिए, आपको इन चीजों को ध्यान में रखते हुए रखना है। देखिए जब आप P की वैल्यू यहां से रखेंगे तो उसके साथ आप PR भी लगाएंगे, क्योंकि वही PR जो होगा वो रिड्यूस्ड प्रेशर होगा, वही PR रिड्यूस्ड प्रेशर होगा। और VC के साथ VR लगा देंगे, आगे 3B के आगे VR लगा देंगे, TC के आगे TR लगा देंगे, यानी वो रिड्यूस्ड टेम्परेचर, रिड्यूस्ड प्रेशर और रिड्यूस्ड वॉल्यूम हो जाएगा आपका। अगर इतनी चीज समझ में आ गई रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो चलिए अब इस इक्वेशन को निकालकर देख ही लेते हैं। जब आप इसकी वैल्यू P की वैल्यू क्या रखेंगे, P इक्वल टू क्या रखेंगे PR, तो रहेगा ऐसे, PC क्या है A/, यहां से A/, देखिए फिर से P इक्वल टू क्या रखेंगे PR, तो ऐसे रहेगा PC की वैल्यू A/27B²। ऐसे हम इसका मान वैल्यू रखेंगे, तो हमारे सामने जो इक्वेशन निकल कर आएगी अभी वो क्या आएगी, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग इसको करेंगे तो आपके सामने वही इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो हम लिख देते हैं इक्वेशन को, इक्वेशन क्या आएगी, तो आपके सामने जो इक्वेशन निकल कर आएगी वो कुछ इस प्रकार से आएगी, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि आपको रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट यानी कि समानित अवस्था का समीकरण समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल थॉमसन इफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जूल थॉमसन इफेक्ट में क्या है क्या नहीं, ये आप थोड़ा एक एक्सपेरिमेंट के जरिए समझेंगे। जूल और थॉमसन दो वैज्ञानिक थे और इन्होंने
एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें देखा कि जब हम किसी गैस को मान लेते हैं, इधर से हम गैस को भेज रहे हैं, वो भी उच्च दाब पर, किस पर, उच्च मतलब कि हाई प्रेशर पे, यहां पर क्या है, हाई प्रेशर, और ये प्रेशर कांस्टेंट भी है। कांस्टेंट का मतलब ये बदलता हुआ प्रेशर नहीं है, ये हाई प्रेशर है जो कि कांस्टेंट भी है, स्थिर है, ठीक है। जब हम यहां से गैस को भेजते हैं किससे, एक सरंध्र दाट, ये जो आप देख रहे हैं पाइप, ये सरंध्र है, मतलब बहुत ही छोटी है, लेकिन अगर हम उतनी छोटी बना दें तो आप देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर कुछ बड़ा साइज का बनाया हुआ है। ये सरंध्र दाट की खासियत क्या है कि ये ऊष्मा रोधी है, ये किसी भी प्रकार की बाहर से ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता है, ये ऊष्मा रोधी है, ठीक है। तो जब इसमें से हम हाई प्रेशर पर किसी गैस को प्रवाहित करते हैं और लो प्रेशर पर निकालते हैं, लो प्रेशर, यहां पर क्या है, लो प्रेशर पर जब हम इसको निकालते हैं तो इसके टेम्परेचर में परिवर्तन हो जाता है। ये Ti था, ये Tf था, Ti मतलब इनिशियल टेम्परेचर, Tf यानी फाइनल टेम्परेचर, तो इसके टेम्परेचर में परिवर्तन हो जाता है। इसी इफेक्ट को नाम दे दिया गया जूल थॉम्सन इफेक्ट। क्या, जूल थॉम्सन इफेक्ट। इसी प्रभाव को जूल थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। लेकिन वान डेर वाल्स गैस के लिए जूल थॉम्सन प्रभाव में कुछ अलग अलग चीजें निकल कर आई, तो चलिए उस पर हम ध्यान देते हैं, वही चीजें आपको एग्जाम में पूछी जाने वाली है। तो हेडिंग डालते हैं वान डेर वाल्स गैस के लिए जूल थॉम्सन प्रभाव। जूल थॉम्सन ने देखा कि जब किसी वान डेर वाल्स गैस को सरंध्र दाट यानी पोरस प्लग से जब हम एक सिरे से दूसरे सिरे पर निकालते हैं, जैसा कि हमने आपको इसके पहले बताया, उस कंडीशन को फॉलो करते हुए, क्या कंडीशन, कि यहां पर प्रेशर उच्च हो, हाई हो, यहां पर प्रेशर लो हो, लेकिन स्थिर हो, बदलता हुआ प्रेशर ना हो। तो गैस में कुछ टेम्परेचर में कुछ परिवर्तन हो जाता है, गैस या फिर ठंडी हो जाती है या फिर गर्म हो जाती है कुछ ज्यादा, ठीक है। टेम्परेचर में उसके ये तो टेम्परेचर बढ़ जाती है या फिर टेम्परेचर घट जाती है। तो इसको करने में जो काम किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, उसका फार्मूला यहां से निकल कर आता है। फार्मूला क्या है कि W = PI - PF 2A/RT - B। ये गैस का टेम्परेचर कम करने में किया गया कार्य का फार्मूला ये होता है इस सरंध्र दाट के द्वारा, ठीक है। अब देखिए, चूंकि ये जो कार्य कर रही है, चूंकि हमने अभी आपको बताया कि बाहर से तो ऊष्मा ले नहीं रही, यानी कि इसी गैस की ऊष्मा को यूज कर रही है कार्य करने में, यानी कि उस गैस का टेम्परेचर कुछ कम हो जाएगा, और जो टेम्परेचर में चेंजिंग होगी उसका फार्मूला है W = -Cp × ΔT। ये स्थिर दाब पर क्या है, ये स्थिर दाब पर स्पेसिफिक हीट है, ये मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो ये फार्मूला आपके सामने निकल कर आ गया, यानी कि ΔT। अब हम अगर इसकी वैल्यू यहां पर रख देंगे W के जगह पे, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, -Cp × ΔT = PI - PF 2A/RT - B। ये हो जाएगा, यानी कि ΔT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PI - PF, यानी कि ताप में परिवर्तन जो है वो उच्च प्रेशर हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर के डिफरेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम उनके बीच का डिफरेंस ज्यादा रखेंगे तो टेम्परेचर में डिफरेंस ज्यादा होगा, अगर प्रेशर के बीच में डिफरेंस कम रखेंगे तो टेम्परेचर में डिफरेंस कम होगा। टेम्परेचर ज्यादा मतलब कि डिफरेंस कम होता जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर में डिफरेंस कम होगा। तो यही था आज का हमारा चैप्टर, आज का हमारा टॉपिक रियल गैस के लिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।